बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी क्लास, आज हमने फर्स्ट ईयर बायो का जो नेक्स्ट लेक्चर करना है वो है चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का थर्ड लेक्चर है ये। जैसा कि आपको पता है हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा ALP के अकॉर्डिंग। आज हमारे इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन है, थर्ड लेक्चर है और कोशिश करेंगे इस पोर्शन के अंदर हम अपने चैप्टर को वाइंड अप करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम हमने जो था जिन फाइलम्स को क्लियरिफाई किया था उससे आगे जो हमारा नेक्स्ट फाइलम आज स्टार्ट होने जा रहा है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, इस फाइलम के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं सारे के सारे, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी बॉडी के अंदर क्या ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो इन्हें बाकी एनिमल से डिफर करवाते हैं। तो इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको बुक के अंदर पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड मिल जाएगा। चंद एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसा कि ये वो एनिमल्स हैं जिनमें सबसे पहले जॉइंट्स है, इनमें प्रॉपर जॉइंटेड बॉडी पाई जाती है। इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ ऐसे इसमें आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, कुछ स्विम भी कर सकते हैं और कुछ जो है वो वॉकिंग करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि इनमें जॉइंट्स हैं और इनकी वॉकिंग वगैरह की और स्विमिंग और फ्लाइंग अडॉप्टेशन की वजह से इन जानदारों को एक्टिव ऑर्गेनिज्म कहा जाता है कि ये एक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि तमाम इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये क्या होती है आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर भी। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी आर्थ्रोपोड्स की। एग्जाम्पल जितने भी इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई हो गई, कॉकरोच हो गया, इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई हो गई, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, एंट्स हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, किस में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती हैं। दीज आर बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। जैसे कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच की बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन का काम करेंगी, उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हम जितने भी एनिमल्स अभी पढ़ रहे हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और इन सब के अंदर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिंग या एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वगैरह डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन इनके अंदर हर फाइलम के जो जानदार हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अडॉप्टेशन हैं जो इनकी इन वर्किंग्स को कंट्रोल करती हैं और बाकी जानदारों से डिफर करवाती हैं, ठीक है। और वो उनमें से अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखें तो आर्थ्रोपोड्स में जो अडॉप्टेशन है एक्सक्रीशन के लिए वो क्या है, वो है मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं और जिनके जरिए अपनी एक्सक्रीशन करते हैं। समझ लगी बात की। नेक्स्ट टर्म देखें मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बड़ी ज़बरदस्त अडॉप्टेशन है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक जानदार अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट रूप उभारता है, ठीक है। यानी अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक जानदार जो है वो डिफरेंट रूप में, डिफरेंट बिहेवियर्स में जो है वो अपने आप को एग्जिस्ट करवाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसा कि सिंपल मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं तो आपने देखा होगा, अगर जैसे हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का सबसे पहले क्या बनता है, एग बनता है। बटरफ्लाई अंडा देती है, ऐसे ही है ना। उस एग से आगे क्या होता है, उस एग से मॉडिफिकेशन होती है और लार्वा बन जाता है, ऐसे ही है। लार्वी जो होता है वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और वो लार्वी क्या बना देते हैं, प्यूपा बना देते हैं, ठीक है। वो प्यूपा जो होता है वो स्टे कर जाता है, वो मूव नहीं कर सकता और आहिस्ते से वो प्यूपा जो होता है वो डेवलप करता है और उस प्यूपा से दोबारा से एक मैच्योर बटरफ्लाई बन जाती है और बटरफ्लाई फिर से अंडे देगी और उससे फिर अगला, ये पूरा साइकिल चल रहा है ना। एक ही जानदार के अंदर 3 बिहेवियर है, एक वो बटरफ्लाई की ज़िंदगी गुजारता है, एक वो लार्वा की ज़िंदगी गुजारता है और एक वो प्यूपा की फॉर्म में एक ही एनिमल रहता है, ठीक है। तो ये जिसका पूरा प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस का नाम है। समझ लगी, जिसमें ये डिफरेंट रूप उभारता है, डिफरेंट शेप्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। और इसका जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, कैटरपिलर। नाम तो आपने सुना होगा कैटरपिलर का, ठीक है ना, जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं और ये छोटे छोटे जो है ना ये होते हैं कीड़े की तरह ग्रीन कलर के और ये पत्तों वगैरह के ऊपर चलते हैं और पत्ते वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, या छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को ये खाएंगे।
तो ये कैटरपिलर इसका बटरफ्लाई का लार्वा है, और हालांकि देखें वो दोनों एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने में लगते हैं, लेकिन असल में ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है एक ही साइकिल कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया सबको। अच्छा भी आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म माउल्टिंग। माउल्टिंग का दूसरा नाम है एक्डाइसिस प्रोसेस। माउल्टिंग क्या होती है या एक्डाइसिस प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनका स्केलेटन कौन सा है? एक्सोस्केलेटन है, मतलब इनका स्केलेटन इनकी बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद होता है। ठीक है, और जब अब इन आर्थ्रोपोड्स की एक डिसएडवांटेज है, एक नुकसान है इनकी बॉडी की डेवलपमेंट का, वो क्या? ये अपनी हाइट को, अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते, इनके साइज छोटे होते हैं। इंसेक्ट्स आप देखें यूजुअली क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, लेकिन बाकी सारी अडॉप्टेशन बड़ी अच्छी हैं, एक्टिव हैं, मेटामॉर्फोसिस कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन साइज में ये छोटे होते हैं, लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते। और जब इन्होंने अपनी लेंथ इंक्रीज करनी होती है तो ये क्या करते हैं? अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं। जब ये अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करेंगे ना, तो एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, ग्रोथ बढ़ा के फिर उसके ऊपर अपना नया एक्सोस्केलेटन ले आते हैं। ये जो प्रोसेस है कि अपना स्केलेटन उतार के फिर नया स्केलेटन बाद में ले आए, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? माउल्टिंग प्रोसेस या एक्डाइसिस कहते हैं। इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में जाके डिस्कस करेंगे। समझ लगी बात की? कॉकरोच भी ऐसे कहता है। हमें आप कॉकरोच किस कलर का नजर आता है? रेडिश ब्राउन कलर का। असल में कॉकरोच का कलर वाइट कलर होता है। ये जो रेडिश ब्राउन हमें नजर आता है, ये उसका स्केलेटन है जो उसके बाहर की तरफ मौजूद है। जब इसने अपनी ग्रोथ बढ़ानी होती है तो अपना स्केलेटन उतार देता है, छुप जाता है नालों वगैरह के अंदर या पाइप्स के अंदर छुप जाएगा और वहाँ जाके अपना स्केलेटन उतार देगा, और अंदर से वाइट कलर का कॉकरोच निकलेगा। ठीक है, जब ये नया स्केलेटन इसके ऊपर आ जाता है फिर ये बाहर एक्सपोज होता है, क्योंकि उस दौरान वो खतरे में होता है। तो स्केलेटन उसको प्रोटेक्ट करता है ना, स्केलेटन उतर गया तो वो खतरे में आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, हार्मफुल इंसेक्ट। ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में से आपको टॉपिक मिलेगा, हार्मफुल इंसेक्ट्स। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं नेचर के अंदर जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि स्पाइडर है। स्पाइडर जो है वो अगर बाइट कर दे तो उसके अंदर पॉइजन होता है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही है ना। इसी तरह से जैसे स्कॉर्पियन है, बिच्छू, उसके भी डंग में जहर होता है। हनी भी, शहद की मक्खी, इसके डंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है, उसका डंग भी जो है वो जहरीला होता है। तो यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, हालांकि आर्थ्रोपोड्स हैं, लेकिन ये हार्मफुल इंसेक्ट्स कहलाते हैं, कोई ना कोई ये नुकसान पहुंचाते हैं। समझ लगी बात की? ठीक हो गया। इसके बरक्स कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं, यानी ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं इकोनॉमिकली जिनकी इंपॉर्टेंस फ़ायदे वाली है, और वो जैसे मिसाल के तौर पर हनी बी ही को ये ले लें तो हनी बी हमें शहद बना कर देती है। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल हो गई। सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा, ये रेशम बनाता है, सिल्क बनाता है, तो ये भी क्या हो गया? एक बेनिफिशियल इंसेक्ट हो गया। समझ लगी बात की? तो इस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। इनकी पूरी डिटेल आपको आपकी बुक में से मिल जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा आर्थ्रोपोड्स खत्म हो गए। नेक्स्ट अब आगे जो हमारी टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं फाइलम मोलस्का से रिलेटेड। इस फाइलम में मौजूद एनिमल्स को हम मोलस्कन्स कहते हैं, और इनमें सबसे पहली जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मेंटल। ये मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं है। ठीक है, ये मेंटल से क्या मुराद है कि जो मोलस्कन्स होते हैं ना, इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको हर वक्त खतरा होता है कि इनके ऊपर जो प्रीडेटर है वो अटैक ना कर दे, शिकारी उसको खा ना जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बचाने के लिए एक अडॉप्टेशन रखी। क्या अडॉप्टेशन रखी? कि इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड सा शेल लगा दिया। ठीक है, वो अपनी बॉडी को जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो अपने शेल के अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं प्रीडेशन से। समझ लगी बात की? ठीक है। अच्छा, अब ये जिनका शेल होता है ना, इनकी बॉडी का शेल जो है ये बॉडी के जिस पोर्शन के ऊपर होता है उस पोर्शन को मेंटल कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्नेल, घूंगा। स्नेल की अगर आप बॉडी देखें, लेट्स सपोज ये अगर सपोज करें स्नेल है, बिल्कुल आपने देखा होगा वॉर्म लाइक इसकी बॉडी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से इसका शेल बना होता है। ऐसा ही होता है ना। ये स्नेल की जो आउटर कवरिंग है बॉडी की, जो आउटर इसकी ये स्किन होगी जिसके ऊपर ये शेल लगा हुआ है, ये क्या कहलाती है? ये मेंटल कहलाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये शेल मेंटल कहलाता है। शेल मेंटल नहीं है, शेल इसका मेंटल नहीं है, वो शेल ही कहलाता है। और असल में ये शेल इसका एक्सोस्केलेटन, मोलस्कन्स में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, लेकिन वो स्केलेटन की शक्ल में होता है, ये शेल की शक्ल में होता है।
समझ लगी बात की। तो ये शेल के नीचे वाली जो आउटर सरफेस होगी स्किन की, बॉडी की, वो क्या कहलाएगी, उसे हम मैंटल का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म देखें रेड्यूला, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोलस्कन में ही आएगा ये। रेड्यूला क्या होता है, जो मोलस्कन्स होती है ना, जैसे स्नेल की बात की, तो इनके अंदर प्रॉपर टंग जुबान नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर टोंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जुबान की तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और उस टोंग लाइक स्ट्रक्चर को हम रेड्यूला का नाम देते हैं। दिस इज अ टोंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रेस्पिंग करता है। ग्रेस्पिंग का मतलब क्या होता है, ज़मीन के ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह होंगे या कोई भी जो उनका फूड होगा, ये उस अपनी इस ज़ुबान के ज़रिए क्या करता है, उसको चाटता है, उसको रगड़ता है। जैसे एक जानदार नाखूनों से किसी चीज़ को स्क्रैच करता है ना, ये अपनी ज़ुबान से उस चीज़ को स्क्रैच करता है, ज़मीन को स्क्रैच करता है, और उसके ऊपर जो उसका फूड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह और छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह, ये उनको खा जाता है। समझ लगी। इनकी ज़ुबान पे टेस्ट बड नहीं होते, इसलिए इनको टोंग नहीं कहा, नहीं तो हम इसको टंग कह देते। इसको टंग क्यों नहीं कहा, क्योंकि टंग, हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, ऐसे ही है ना, ज़ुबान के ऊपर हमें टेस्ट आ जाता है, इनको नहीं होता ऐसे, इसलिए इनकी टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या नाम दिया गया, रेड्यूला कहा। क्लियर। नेक्स्ट देखें हीमोसियानिन। हीमोसियानिन एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है जो कि मोलस्कन्स के कुछ एक ख़ास ग्रुप के अंदर आती है। एक तो मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल स्नेल, इसी तरह से सिपियाँ देखी हैं आपने, सिपी जो होती है, ऑयस्टर्स जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर मोती बनता है, पर्ल बनते हैं, वो भी किस में आते हैं, मोलस्कन्स में आते हैं। ऐसे होती है वो, है ना, इस तरह से ऐसे खुलती है और उसके अंदर मोती बनता है, ठीक। इसी तरह से जो है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी मोलस्कन्स के अंदर आता है। ऑक्टोपस का आपने देखा होगा, बड़ा सारा सर होता है, आगे 8 टांगें निकल रही होती हैं, और आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, ऑक्टोपस के ऊपर अगर कोई अटैक करने आता है तो वो अपना ब्लैक कलर का ऑयल सा फेंकता है और खुद भाग जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो ऑक्टोपस का ये जो ब्लैक कलर का ऑयल निकलता है, देखने में ब्लैक होता है, असल में ये डार्क ब्लूइश कलर होता है, ये हमें ब्लैक देखने में लगता है। तो ये जो ब्लूइश कलर होता है, ये इसका ब्लड होता है ऑक्टोपस का, ठीक है। ऑक्टोपस के अंदर ब्लड किस कलर का होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है, और इस ब्लू कलर के ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोसियानिन। सियानिन सायानाइड से निकला है, क्योंकि इसके ब्लड में सायानाइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और सियानिन इस वजह से, सायानाइड का मतलब ब्लू कलर, और इसका ब्लड क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। समझ लगी बात की। नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्कन्स। मोलस्कन्स के क्या फ़ायदे हैं भाई, बहुत सारे फ़ायदे हैं मोलस्कन्स के। बहुत सारे मोलस्कन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है एज अ फूड इस्तेमाल किए जाते हैं। स्नेल्स वगैरह को, ऑक्टोपस को ये फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर हाईली प्रोटीन इन नेचर, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। वो अलग बात है, हम लोग नहीं खाते, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए हराम है, हम नहीं खा सकते ये, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, और बाहर जो ये अंग्रेज़ वगैरह होते हैं, ये इसे फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये ऑक्टोपस वगैरह हो गए, या ये जो बाकी एनिमल्स को देखा हमने, इनको मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्लड को, इनकी बॉडी के पार्ट्स को जो है, इनसे ड्रग्स निकाली जाती हैं। ऑक्टोपस के ब्रेन से मेडिसिन बनती हैं ख़ास किस्म की। तो यानी कि बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं, प्रॉपर डिटेल आपको बुक में से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें मैड्रीपोडा, ये मोलस्कन्स खत्म हो गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट फाइलम हमारा आ रहा है फाइलम अकाइनोडर्मेटा। फाइलम अकाइनोडर्मेटा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है मैड्रीपोडाइट। मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपको फाइलम याद करने आसान हो जाएंगे। फाइलम अकाइनोडर्मेटा की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, स्टारफिश। नाम तो सुना होगा, ठीक है ना। तो स्टारफिश जो होती है, आप अगर स्टारफिश की बॉडी को देखें इस तरह से, जैसे कि आपको पता स्टार की तरह होती है, सेंटर में इसकी एक डिस्क लगी होती है। स्टारफिश आपने देखा होगा, ये अपनी ज़मीन की सबस्ट्रेट के, पानी में तो रहती है लेकिन सबस्ट्रेट के साथ, चट्टानों के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। इसकी जो निचला हिस्सा होता है, यानी लेट्स पर अगर ये स्टारफिश है, तो इसकी जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं आर्म्स के, इन पोर्शन के ऊपर स्पेशल किस्म के गरोस लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उभार से बने होते हैं। जैसे ये अगर नीचे वाला पोर्शन है, तो इस तरह से इसके ऊपर ऐसे ये छोटे छोटे उभार बने होंगे जगह जगह, ठीक है। समझ लगी बात की। ये जो उभार होते हैं ना, इन्हें कहते हैं ट्यूब फीट। क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं। ये इनके पाँव का काम करते हैं, मतलब ये चिपक जाते हैं चट्टानों के साथ, स्टिकी होते हैं। और आपने देखा होगा कार्टून या मूवीज़ में भी, स्टारफिश अगर बॉडी पे लग जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ट्यूब फीट जो होते हैं बड़ी मजबूती से चिपक जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ।
अच्छा, अब ये ट्यूब फीट जो होते हैं ना, ये बाहर से तो ये उभार है, लेकिन अंदर से ये पूरी वेजल जाती है, पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हर ट्यूब फीट के नीचे, जो इसकी पूरी बॉडी इस डिस्क तक जा रहा होता है, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर जो इसने पानी लेकर जाना है ओशन का या फ्रेश वाटर जो भी है, जहाँ भी रहती है ये, तो वो पानी इन्हीं ट्यूब फीट के जरिए अंदर आता है और इस तरह इसकी इस डिस्क में जाता है। इसी तरह वेस्ट मटेरियल निकलना है तो वो भी इसी तरह से इस ट्यूब फीट के जरिए बाहर निकलेगा। ये जो पूरा नेटवर्क है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, जो कि इसकी बॉडी के अंदर वाटर के इन एंड आउट को कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे नेटवर्क को हम मैड्रीपोराइट का नाम देते हैं। समझ लगी बात? क्लियर? तो स्टारफिश के अंदर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का पूरा नेटवर्क होता है ट्यूब फीट्स के अंदर, ये क्या कहलाता है? मैड्रीपोराइट कहलाता है, जिसके जरिए वाटर की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। समझ लगी बात? जिसके जरिए वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है। नेक्स्ट देखें रीजनरेशन। ये फाइलम अकाइनोडर्मेटा की एक बड़ी ज़बरदस्त अडॉप्टेशन है कि दे कैन शो रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब जनरेट करना, पैदा करना। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर अकाइनोडर्म्स के किसी मेंबर का किसी भी वजह से बॉडी का कोई एक पार्ट मिस हो गया, जैसे स्टारफिश है और जैसे स्टारफिश कहीं थी, ऊपर से एक किश्ती गुजरी, एक बॉट गुजरी और उस बॉट की वजह से एक्सीडेंटली उसकी एक बाजू कट गई, ठीक है, तो वो स्टारफिश क्या करेगी? कुछ ही देर बाद उसकी जगह अपनी नई बाजू ले जाएगी, नई आर्म आ जाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। और ये अकाइनोडर्म्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कॉमन अडॉप्टेशन है इनकी, एक करेक्टरिस्टिक है एक इनकी कि ये रीजनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनिमल्स भी करते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में भी कुछ जानदार हैं, लिजर्ड्स करती हैं रीजनरेशन, रेप्टाइल्स में भी हम देखेंगे, लेकिन इन वर्टिब्रेट्स में अकाइनोडर्म्स की ये बड़ी एक ज़बरदस्त अडॉप्टेशन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया क्या होते हैं? ये स्टारफिश के जो लार्वी होते हैं उनके नाम हैं। यानी जब एक स्टारफिश अंडे देती है और उसके अंडों से जब लार्वी बनते हैं, आप समझ बेबी स्टारफिश बनती हैं, तो वो जो लार्वी होते हैं ना उन्हें बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया का नाम। सिर्फ स्टारफिश नहीं, तमाम अकाइनोडर्म्स जब भी उनके लार्वी बनेंगे तो वो लार्वी क्या कहलाते हैं? बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट, रिजेंबल्स ऑफ अकाइनोडर्म्स विद कॉर्डेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अकाइनोडर्म्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉर्डेट्स के साथ मैच करती हैं। कॉर्डेट्स क्या होते हैं? फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स, वो मेंबर्स जिनके अंदर प्रॉपर वर्टिब्रेट कॉलम पाई जाती हैं उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स इनमें आते हैं, हम भी उसी में आते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं। तो स्टारफिश वाला जो ग्रुप है यानी फाइलम अकाइनोडर्मेटा जो है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉर्डेट्स से मैच करती हैं। इसी वजह से इनको आपस में रिजेंबल माना जाता है, मिलते जुलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। उनमें से एक दो मैं बताऊंगा, बाकी आप बुक से अपनी डिटेल में देख सकते हैं। जैसा कि इनके अंदर भी जब ब्रेन बनता है तो इनमें नोटोकॉर्ड बनती है। नोटोकॉर्ड एक ब्रेन प्री मेच्योर ब्रेन होता है, आप ये समझ लें। इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। जब ब्रेन बन रहा होता है ना एक बेबी का, बेबी डेवलपमेंट के दौरान, तो पहले नोटोकॉर्ड बनती है, नोटोकॉर्ड से फिर ब्रेन बनता है बाद में, ठीक है। तो इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड बनती है, कॉर्डेट्स के अंदर भी नोटोकॉर्ड बनती है। फिर अभी मैंने आपको बताया ये रीजनरेशन कर सकते हैं, और कॉर्डेट्स के अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि रीजनरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया लिजर्ड करती है जो कि कॉर्डेट के अंदर आती है। उसकी अगर दुम काट जाए, लिजर्ड की टेल काट जाए, तो वो क्या होता है? कुछ दिनों बाद उसकी नई टेल आ जाती है। समझ लगी बात की? तो ये मैंने एक दो प्रॉपर्टीज़ बताई, आप मजीद और प्रॉपर्टीज़ बुक में देख सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। ये खत्म हो गया, अब हमारा इनवर्टिब्रेट्स का पोर्शन खत्म हो गया। अब आगे वर्टिब्रेट्स आ गए हैं जिसमें आ रही करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। फाइलम कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनमें वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी बॉडी जो है, इनमें मैंने अभी बताया नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इनमें प्रॉपर सेक्सेस मौजूद हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके, मेल सेक्स अलग, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है, यानी इनमें हर्माफ्रोडाइट वाला केस नहीं होता। समझ लगी बात की? अब तक जितने हमने देखे उनमें ये केस नहीं था, उनमें सेक्सेस का इशू था, या तो हर्मा होते थे, ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट थे। लेकिन जो अब हम मेंबर्स आके पढ़ेंगे ये सारे मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। इनमें आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे प्रॉपर ब्रेन बनना शुरू हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आना शुरू हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर आ जाएगा, नर्वस सिस्टम आना शुरू, आहिस्ता से इनमें डेवलपमेंट होती रहेगी। इन्हीं एडवांस मेंबर्स हैं एनिमल्स के। सबसे एडवांस फाइलम कौन सा है तमाम एनिमल्स के अंदर? किंगडम एनिमेलिया में फाइलम कॉर्डेटा।
समझ लगी बात, सबसे एडवांस है। अब इस फाइलम कॉर्डेटा में जो डिफरेंट क्लासेस आगे आएंगी ना, उन क्लासेस को हम देखेंगे। तो क्लासेस में जो है सबसे पहले आती है क्लास पाइसिस। पाइसिस का मतलब क्या होता है? फिशेस। ये सबसे पहली क्लास है फाइलम कॉर्डेटा की, सबसे पहली क्लास है जिसमें हर तरह की फिश आ जाती है। क्लियर? फिशेस को हमने बेसिक फिशेस की, फिर आपने यहाँ पर जब ये शॉर्ट आएगा अगर, तो आपने फिशेस की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। वो आपकी बुक में मेंशन है पॉइंट्स की शक्ल में कि फिशेस की बॉडी पर स्केल होते हैं, इनकी बॉडी में स्विम ब्लैडर होता है, ये पानी के अंदर तैरती हैं वगैरह वगैरह, इनके फिन्स होते हैं, फिर गिल्स होते हैं जिनके ज़रिए सांस लेती हैं। वो सिंपल बातें हैं, आप अपनी वेडिंग में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक बार बुक से देखें तो क्लियर हो जाएगा। फिर पाइसिस जो है ना, इनके दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप कहलाता है इसका कॉन्ड्रिच थीस और एक ग्रुप कहलाता है ओस्टिच थीस। दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, यानी फिशेस को हमने दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक कॉन्ड्रिच थीस और एक ओस्टिच थीस। ठीक है, इससे पहले एक टर्म है ऊपर साइक्लोस्टोमेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स थे, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो थे, यानी जो सबसे पहले पुराने कॉर्डेट्स जो डिस्कवर हुए थे, उन कॉर्डेट्स को साइक्लोस्टोमेटा का नाम देते हैं। समझ लगी बात? तो फिशेस जो हैं पाइसेस, इनके दो बड़े ग्रुप है, कॉन्ड्रिच थीस और ऑस्टिच थीस। इनकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, पॉइंट्स की शक्ल में आपकी बुक में मेंशन है, आपने वो करेक्टरिस्टिक्स करनी है। यहाँ पर मैं चंद एक बता देता हूँ डिफरेंस की फॉर्म में। जैसा कि कॉन्ड्रिच थीस जो होती हैं फिशेस, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते। ऑस्टिच थीस की बॉडी के ऊपर प्रॉपर स्केल्स पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिच थीस जो होती हैं ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती, समुद्र में ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा सकती। ऑस्टिच थीस बड़ी गहराई तक जा सकती हैं। समझ लगी? कॉन्ड्रिच थीस जो होती हैं, इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। ऑस्टिच थीस का स्केलेटन जो है ये बोन्स का बना होता है। इसी वजह से कॉन्ड्रिच थीस को हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं और ऑस्टिच थीस को हम बोनी फिशेस का नाम देते हैं। समझ लगी बात क्लियर हो रही है? तो ये डिफरेंट जो हैं इसके मैंने करेक्टरिस्टिक आप बहुत सारी बुक में लिखी हुई हैं, पॉइंट्स की शक्ल में आप कर सकते हैं, आराम से पता लग जाएगा। एग्जाम्पल एक एक देख ले। कॉन्ड्रिच थीस की एग्जाम्पल शार्क, रेज, इलेक्ट्रिक रे जो होती है, रे हो गई, शार्क हो गई, कॉन्ड्रिच थीस में आती हैं। ठीक है, और ऑस्टिच थीस में जैसे रोहू फिश, रोहू मछली होती है। ठीक है, तो क्या नाम है, कैट फिश है, डॉग फिश है, रोहू फिश है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये ऑस्टिच थीस में आती हैं। समझ लगी बात की? क्लियर हो गया? आगे देखिए भाई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। ये क्लासेज मैं आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेज आ रही हैं आगे। क्लास एम्फीबियन के अंदर एम्फीबियंस आते हैं सारे के सारे, और एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग, टॉड वगैरह वगैरह, सैलमेंडर, ये जानदार आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये टेट्रापॉड होते हैं, मतलब चार टांगों वाले। ठीक है, उसके अलावा इनकी बॉडी स्लाइमी नेचर होती है यूजुअली। फिर ये पानी में रहते हैं और खुशकी पर भी रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये पानी में गुजारते हैं और कभी कभार खुशकी पर भी। मेंढक जैसे है, पानी में ज़्यादा रहता है, कभी खुशकी पर भी आ जाता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर उसके अलावा ये गर्म इन्वायरमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। बरसात होती है, गर्मी आती है तो फिर मेंढक नज़र आते हैं, सर्दियों में छुप जाते हैं, सर्दियों में हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? तमाम एम्फीबियंस सर्दियों में सो जाते हैं। ठीक है, और सारी सर्दी ये सोए रहते हैं, जिंदा होते हैं लेकिन सोए रहते हैं, एक वक्त के लिए भी ये उठते नहीं हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन। ये एम्फीबियंस की एक बड़ी ज़बरदस्त अडॉप्टेशन है, हाइबरनेट कर जाते हैं। गर्मी आती है फिर एक्टिव हो जाते हैं, ये जाग जाते हैं, फिर प्रॉपर ज़िंदगी गुजारते हैं। समझ लगी बात की? और मुख्तलिफ अडॉप्टेशन है वो आप बुक से अपनी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखें, डिवोनियन एंड जुरासिक ईरा। ये ईराज हैं, आपको पता है, ये आपने चैप्टर 1 में भी ईराज पढ़े थे, ये वही ईराज हैं। डिवोनियन ईरा जो होता है ये वो ईरा है जिसके अंदर एम्फीबियंस डिस्कवर हुए थे, मतलब एम्फीबियंस ज़मीन पर कब आए थे? डिवोनियन ईरा के अंदर आए थे। और जुरासिक ईरा जिसमें डायनासोर वाला ईरा है, ये वो ईरा है जिसमें रेप्टाइल्स आए थे, क्योंकि डायनासोर्स को रेप्टाइल्स माना जाता है। ठीक है, तो जुरासिक ईरा के अंदर रेप्टाइल्स आए और डिवोनियन ईरा के अंदर कौन आए थे? एम्फीबियंस आए थे दुनिया के ऊपर। आगे देखें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स। क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं रेप्टाइल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इनकी बॉडी बड़ी रफ होती है ये भी टेट्रापोड। लेकिन एम्फीबियन जो टेट्रापोड थे वो कैसे थे? उनकी जो नीचे वाली टांगें होती हैं, जैसे मेंढक को देखें, उसकी नीचे वाली टांगें लंबी होती हैं जो जंपिंग में इस्तेमाल होती हैं, और आगे वाली टांगें
जो फोरलिम्स होती हैं वो छोटी होती हैं, वो जंपिंग में इस्तेमाल नहीं होती, वो पकड़ने में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जबकि रेप्टाइल्स में देखें तो चारों टांगे साइडों से निकलती हैं, चारों टांगे वो चलने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है ना, लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, इसी तरह से एलिगेटर हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ये सारे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। समझ आएगी। अच्छा जी, उसके अलावा और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। रेप्टाइल्स की बात की कि इनकी बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, रफ़ी इन नेचर होते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, ये भी हाइबरनेट करते हैं। रेप्टाइल्स भी जो होते हैं सर्दियों में ये भी सो जाते हैं। तो मैं लगी बात की, मुझे इससे एक वाकया याद है, ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था, जोलॉजी के टीचर थे मेरे, उन्होंने बताया, कहते हैं हमारे एक बार टूर गया किसी जगह पर, पता नहीं कहाँ गया, तो टूर जब गया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि लेक के किनारे गए थे, किसी कोई लेक थी, उस लेक के पास इतना बड़ा सांप, ठीक है, बहुत बड़ा लेंथ का जो था वो सांप था। और मेरे जो टीचर बता रहे थे, कहते उनके टीचर ने क्या किया, क्योंकि वो उस टाइम स्टूडेंट थे, तो उन्होंने वो टूर गया होता स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, तो वो टीचर ने क्या किया, आराम से वो इतना बड़ा एनाकोंडा लाइक सांप जो था वो पकड़ लिया। बच्चे सारे इम्प्रेस हो गए, वाह जी सर बड़े बहादुर हैं, सर ने इतना बड़ा सांप आराम से पकड़ लिया। उस सांप ने उन टीचर को कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। लेकिन वो बाद में उनके सर ने उन्हें बताया, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था, और वो जो सांप, क्योंकि सांप रेप्टाइल है, तो सर्दियों में ये तमाम एनिमल्स जो हैं बड़े सुस्त हो जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, तो सर्दियों में ये कुछ नहीं कह सकते, इसलिए वो पकड़ लिया। गर्मी होती तो उसने पकड़ लिया था सांप ने टीचर को, ठीक है ना। तो लेकिन उस टीचर को कुछ नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो वो सांप सुस्त था, हाइबरनेट किया हुआ था, एक तरह से सो रहा था वो, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बहरहाल, तो ये रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टीज हैं। फिर नेक्स्ट है आर्चियोप्टेरिक्स। आर्चियोप्टेरिक्स जो है ये एक डायनासोर्स की टाइप है। माना जाता है कि बर्ड्स के आने से पहले रेप्टाइल्स थे ना, डायनासोर्स जो थे वो रेप्टाइल्स थे। बर्ड्स के आने से पहले कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जो उड़ते थे। आपने देखे होंगे कार्टून वगैरह में भी देखे होंगे, कुछ डायनासोर्स होते हैं जो होते हैं ब्लैक कलर के, और उनके बड़े बड़े पर होते हैं जो उड़ते हैं। हाँ नहीं, कुछ डायनासोर्स चलते भी थे, कुछ डायनासोर जो थे वो मूव करते थे, कुछ हर्बीवोर्स थे, कुछ कार्निवोर्स थे, कुछ है जो उड़ते थे। जो उड़ने वाले डायनासोर्स थे ना, उनकी एक टाइप थी आर्चियोप्टेरिक्स, और माना जाता है कि आर्चियोप्टेरिक्स ही वो डायनासोर्स हैं जो कि आगे जाके डेवलप हुए और इनसे बर्ड्स बन गए। यानी बर्ड्स जो हैं वो इनसे इवॉल्व हुए। समझ लगी बात। नेक्स्ट देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की क्या खसूसियात है, तो सिंपल आप देखकर भी बता सकते हैं। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकते, इनकी फोरलिम्स या विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह से इनकी जो लिप्स हैं, लिप्स नहीं होते, किस में मॉडिफाई होते हैं, बीक में चोंच निकल आती है ना उसकी, दांत नहीं होते इनकी बॉडी के अंदर, अंदर से ये होलो होता है इनका पूरा मुंह। इसी तरह से तो ये डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है इसकी। नेक्स्ट कोटाइलोसॉर्स, और दूसरी टर्म है वेरानोप। कोटाइलोसॉर्स और वेरानोप ये दोनों ही जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मतलब ये डायनासोर्स के दौर के ये जानदार माने जाते हैं, और माना जाता है कि ये वो जानदार हैं जिनसे आगे आकर मैमल्स अडॉप्ट हुए। ठीक है, ये वो डायनासोर्स की टाइप्स थी जिन्होंने मॉडिफिकेशन की और आगे जाके इनसे मैमल्स बन गए। बर्ड्स किससे बने, आर्चियोप्टेरिक्स से, और मैमल्स किससे आए, वेरानोप और कोटाइलोसॉर्स से। क्लियर हो गया। अच्छा जी, मैमल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैमल्स की भी बेशुमार प्रॉपर्टीज़। मैमल्स की बॉडी पे बाल होते हैं, ठीक है। मैमल्स की जो एयर्स हैं इनमें 3 बोन्स पाई जाती हैं, और आपको नाम पता है कौन कौन सी होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे ये अपनी मदर्स जो होती हैं अपने बेबी को फीड करवाती हैं। ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है। ये इनसे पहले जितने जानदार थे इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक हो गया। उसके अलावा मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कोई भी मैमल ऐसा नहीं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करे, इससे पहले जो थे वो एक्सटर्नल करते थे। बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इससे पहले अब मैं सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये क्या है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। समझ लगी बात की। बर्ड्स और मैमल्स ये कौन सी करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ लगी बात की, ये याद रखना आप। अच्छा भी, तो मैमल्स जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं वगैरह वगैरह, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बुक से मिल जाएंगी आपको। अच्छा जी, अब मैमल्स की आगे देखें तो इसके अंदर मैमल्स की सब क्लासेस।
मैमल्स को बेसिकली 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है और वो 3 सब क्लासेस कौन कौन सी हैं वो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। उन सब क्लासेस के नाम हैं सब क्लास प्रोटोथीरिया, सब क्लास मेटाथीरिया और सब क्लास यूथीरिया। ठीक है, ये 3 सब क्लासेस हैं जो कि मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं। सब क्लास प्रोटोथीरिया जो है ये वो क्लास है जिनके अंदर वो मैमल्स पाए जाते हैं जो अंडे देते हैं, एग लेइंग मैमल्स। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। बर्ड्स तो सारे अंडे देते हैं लेकिन मैमल्स में सिर्फ 2 मैमल्स हैं जो बाकायदा अंडे देते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं बर्ड्स की तरह। और वो 2 मैमल्स कौन कौन से हैं? एक है स्पाइनी एंट ईटर और दूसरा है डक बिल प्लेटिपस। ये 2 मैमल्स हैं जो है मैमल्स लेकिन ये अंडे देते हैं, अंडा देते हैं और उसमें से बच्चा निकल आता है। समझ लगी बात? मतलब बर्ड्स की तरह अंडा देंगे, उसके ऊपर बैठेंगे जैसे बर्ड्स बैठते हैं और प्रॉपर टाइम के बाद उसमें से बच्चा निकलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, दूसरे नंबर पर देखें, जो दूसरी मैंने आपको क्लास बोली मेटाथोरोपिया, उसके अंदर मार्सुपियम मैमल्स आते हैं। मार्सुपियम क्या होती है? मार्सुपियम कहते हैं कुछ मैमल्स होते हैं जिनकी पेट के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक पाउच बना होता है, नेचुरली एक थैली बनी होती है। ठीक है, उस थैली वाले मैमल्स को, पाउच्ड मैमल्स को हम क्या कहते हैं? मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। और ये जो उनकी थैली होती है, जो पाउच होता है, वो मार्सुपियम कहलाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल कैंगरू। ठीक है, कैंगरू जो होता है जब इसका बच्चा पैदा हो जाता है, अभी इमेच्योर बच्चा होता है, तो ये बर्थ पहले ही दे देता है और वो बच्चा जो है उसकी पाउच में आ जाता है और पाउच में ही रहता है और मदर उसको फीड पाउच में ही करवाती रहती है। जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, चलने फिरने के काबिल हो जाता है, तो वो खुद ही बच्चा पाउच में से छलांग लगा के बाहर आ जाता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये मार्सुपियल मैमल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटल मैमल्स, जिनके अंदर हम भी आते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं ये वो मैमल्स होते हैं जिनकी फीमेल्स के अंदर प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, प्लेसेंटा मतलब कि ये फीमेल्स जो हैं इसमें सारी बॉडी की बेबी की डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है। प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा जो होगा ये टिश्यू है एक खास किस्म का जो कि मदर का फूड और मदर का ब्लड वगैरह सब कुछ बेबी तक पहुंचाएगा, बेबी का ब्लड मदर तक पहुंचाएगा, यानी इन दोनों को आपस में कनेक्शन बनाता है और ये टिश्यू प्लेसेंटा कहलाता है। वो मैमल जिनमें प्लेसेंटा बनता है उन्हें प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। ठीक है, तो तीनों की आपको रिप्रोडक्शन क्लियर हो गई। जो एग लेइंग मैमल्स थे उनके अंदर हमने देखा क्या, वो एग ले करते हैं, अंडे दे देंगे और अंडे के ऊपर बैठ जाएंगी और वो फीमेल्स और अंडा जो इंक्यूबेट करेगा फिर उसमें से बेबी निकलेगा। दूसरे नंबर पर जो हमने पढ़े मार्सुपियम्स, इनमें देखा बेबी पाउच में आ जाता है और उसी में डेवलपमेंट होती रहती है और पाउच जब डेवलपमेंट होती है पाउच से बाहर आ जाता है। और तीसरा जो यूथोरोपिया था जिसके अंदर हमने देखा प्लेसेंटल मैमल्स हैं, इनके अंदर सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो माँ के पेट में होती है, डेवलपमेंट होने के बाद जब कंप्लीट मैच्योर बेबी हो गया फिर बाहर आता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटल मैमल्स कहलाए। समझ लगी बात? क्लियर हो गया? तो ये थे भी क्लास आज का हमारा टॉपिक। हमने इस पूरे चैप्टर को 3 वीडियोस में जो है वो कैटेगराइज किया और 3 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। इसमें जितने इंपॉर्टेंट ALP के अकॉर्डिंग जो थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता भी दिए और साथ ही साथ मैंने उसको आपको जो है उस डिस्कशन भी हमने कर ली। फिर भी इसके अलावा किसी भी तरह का कहीं पर आपको इशू होगा तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।